वेलकम गाइस, वेलकम टू डीटीसी। सबसे पहले तो हम डीटीसी के सभी मेंबर को और जो पूरी इंडिया में नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सारे बच्चों को डीटीसी की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इस दिवाली को बेटा आपका जो ड्रीम है वो पूरा होना चाहिए। इस सेशन में आपको अच्छे से पढ़ाई करना है और जो नेक्स्ट आने वाली दिवाली होगी जो 2024 में होगी तो उस टाइम आप अपने घर पर मेडिकल कॉलेज से आएंगे बेटा। ये वादा इस दिवाली पे खुद के साथ करना है और इस साल आपको इतने अच्छे से कंसंट्रेशन करके पढ़ाई करना है जो आपका और आपके पूरे फैमिली का ड्रीम पूरे करने के लिए सफिशिएंट होगा। तो अच्छे से पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। इस दिवाली पे यही मेरी आप सभी को पूरे इंडिया के पूरे बीड़ के बच्चों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं है। तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं रिस्पिरेशन इन प्लांट। इस टॉपिक में हमने क्या देखा है बेटा, तो लास्ट लेक्चर में मैंने इस टॉपिक का जो भी इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं वो पूरा कंप्लीट किया है। एक्चुअल इस टॉपिक में इस चैप्टर में बेटा दो टॉपिक है, एक एरोबिक रिस्पिरेशन और दूसरा एनएरोबिक रिस्पिरेशन, जो बड़े टॉपिक है। और इन दो टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा हमें बेसिक चाहिए कि एक्चुअल रिस्पिरेटरी पाथवे में क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया है। तो आज के लेक्चर में हम एरोबिक पाथवे को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ एरोबिक पाथवे की पहली स्टेप जो है, जो एरोबिक एंड एनाएरोबिक पाथवे दोनों के अंदर कॉमन होती है, तो वो है बेटा ग्लाइकोलिसिस। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ एरोबिक रिस्पिरेशन का, जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। ओके बेटा, ग्लाइकोलिसिस इस नाम को, इस टॉपिक की नाम को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें दो वर्ड दिखते हैं। जो पहला वर्ड है वो है ग्लाइको और दूसरा वर्ड है लेसिस। तो बेटा एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, और ग्रीक वर्ड कौन सा है, वो है ग्लाइकोस। ग्लाइकोस का मतलब है बेटा शुगर, शुगर। और जो दूसरा वर्ड है वो है लेसिस। लेसिस का मतलब है बेटा स्प्लिटिंग। तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है बेटा, शुगर का हम इसमें स्प्लिटिंग करेंगे। और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो मोस्ट कॉमन शुगर हम यूज करते हैं वो है बेटा ग्लूकोज, ग्लूकोज। तो हम इस टॉपिक में ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का स्प्लिटिंग करेंगे, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे और उसे दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड तैयार करेंगे। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस बोल सकते हैं। तो हम अगर ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशन देखेंगे तो ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशन ये हो सकती है, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज into two molecules of pyruvic acid it's called glycolysis। बेटा ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है बेटा, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करके यहाँ पे हम टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड तैयार करेंगे बेटा। ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशन क्या है, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, इट्स कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट, अगर हम इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर मैं पूरा डिटेल में ग्लाइकोलिसिस का इक्वेशन लिख दूं तो वो क्या आ सकता है बेटा, इक्वेशन ग्लाइकोलिसिस का इक्वेशन ये हो सकता है C6H12O6। यहाँ पे ग्लूकोज को हमने लिया है
उसके बाद मैं 2NAD यानी कोएंजाइम NAD को लेता हूं प्लस 2ADP प्लस IP इसका ग्लाइकोलिसिस होने के बाद मैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म लिखता हूं बेटा, क्योंकि सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है। तो इसका प्रोडक्ट आ सकता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COCOOH, मतलब बेटा ए है पायरुविक एसिड, प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ये ग्लाइकोलिसिस का पूरा इक्वेशन होता है। ग्लूकोज बेटा यहाँ पे 6 कार्बन कंपाउंड होता है ग्लूकोज, और 6 कार्बन कंपाउंड से 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड यहाँ पे तैयार होते हैं, हमें पता होना चाहिए। तो ग्लाइकोलिसिस का इक्वेशन हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट मैं तीसरा पॉइंट लिखता हूं बेटा ग्लाइकोलिसिस की, चौथा पॉइंट होगा ये। फोर्थ पॉइंट लिखता हूं बेटा ग्लाइकोलिसिस की। हम अगर साइट की बात करेंगे तो ग्लाइकोलिसिस बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस होता है। नेक्स्ट ग्लाइकोलिसिस बेटा 10 स्टेप रिएक्शन है, 10 स्टेप रिएक्शन। ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 स्टेप होती है। नेक्स्ट या उसके बाद ग्लाइकोलिसिस को हम एनएरोबिक पाथवे बोलते हैं बेटा, क्योंकि इस स्टेप में हम कहीं पर भी ऑक्सीजन का यूज नहीं करते, तो ग्लाइकोलिसिस को हम बोल सकते हैं इट इज एनएरोबिक पाथवे ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन का एनएरोबिक पाथवे हम ग्लाइकोलिसिस को बोल सकते हैं बेटा। नेक्स्ट ग्लाइकोलिसिस दोनों रिस्पिरेशन में शो होता है, एरोबिक और एनारोबिक, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इट इज कॉमन पाथवे in both aerobic and anaerobic respiration, aerobic and anaerobic respiration, aerobic and anaerobic respiration कॉमन पाथवे है जो एरोबिक एंड एनाएरोबिक रिस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट occurs in all organism, हर टाइप के ऑर्गेनिजम्स में ये पाथवे हमें देखने को मिलता है बेटा। नेक्स्ट इस पाथवे में ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज पार्शियली ऑक्सीडाइज बोल सकते हैं, ब्रेकडाउन को हम पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट ग्लाइकोलिसिस को बेटा हम also called EMP पाथवे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो स्टडी है जो 3 साइंटिस्ट ने मिलके किया था, उनके नाम का जो फर्स्ट लेटर है उसे यूज किया है। तो मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूं ग्लाइकोलिसिस also called EMP पाथवे। ग्लाइकोलिसिस को बेटा हम EMP पाथवे बोलते हैं। जैसे हमने C4 पाथवे को HS के पाथवे बोला था फोटोसिंथेसिस में, वैसे ही यहाँ पे यस ग्लाइकोलिसिस को हम EMP पाथवे बोलते हैं। बेटा 3 साइंटिस्ट का यहाँ पर काम है, एक है इम्बडेन, उसके बाद है मियरहॉफ और उसके बाद है पारनास। यानी 3 साइंटिस्ट के नाम में से हमने फर्स्ट लेटर
चूज किया है ई, एम और पी, इसीलिए हम ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे बोलते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। चलो बेटा, ग्लाइकोलिसिस को एक बार समराइज करते हैं हम। ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड तैयार करते हैं और उसी टाइम पे कुछ एनर्जी तैयार होती है, वो हम साइकिल में देखेंगे कि कितने एटीपी तैयार होते हैं, कितने NADPH2 तैयार होते हैं। ग्लाइकोलिसिस को हम ईएमपी पाथवे बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस की साइट जो है तो वो साइटोप्लाज्म है और ग्लाइकोलिसिस ऐसा पाथवे है जो ऑल ऑर्गेनिज्म में यस होता है। नेक्स्ट, उसके बाद बेटा अगर हम यहाँ पे रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट की बात करते हैं तो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट जो मोस्ट कॉमन यूजुअली यूज होता है तो वो होता है ग्लूकोज। लेकिन प्लांट के अंदर ग्लूकोज अगर अवेलेबल नहीं है तो वो कहीं से तो डिराइव करना पड़ता है। जैसे कि प्लांट के अंदर अगर सुक्रोज स्टोरेज फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का तो वहां से ग्लूकोज तैयार किया जाता है, या स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट के अंदर होता है वो स्टार्च होता है तो वहां से ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस का जो एंड प्रोडक्ट है, बुक के अंदर एक हमारे एनसीईआरटी के अंदर सेंटेंस लिखा है, एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज सुक्रोज। अगर हम सुक्रोज को फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट बोलते हैं, बेटा सुक्रोज क्या है तो एक प्रकार का डाइसैकेराइड है। ओके, सुक्रोज को हम एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो हमें ग्लाइकोलिसिस करने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होगी और हमारे पास प्लांट के अंदर सुक्रोज है। तो बेटा यहाँ पे हम पहले सुक्रोज को कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज के अंदर। सुक्रोज डाइसैकेराइड है बेटा, इसके ऊपर एक्शन होती है इनवर्टेज नाम के एंजाइम की, इनवर्टेज। और जब भी डाइसैकेराइड सुक्रोज के ऊपर इनवर्टेज की एक्शन होती है तो यहां से हमें प्रोडक्ट मिलते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। ओके, ये दोनों हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। तो जब अभी हमारे पास ग्लूकोज अवेलेबल है तो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में जा सकता है। अगर हमारे पास फ्रुक्टोज अवेलेबल है तो हमें पहले फ्रुक्टोज को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वहां से ग्लाइकोलिसिस पाथवे स्टार्ट हो सकता है। जैसे कि हम ग्लाइकोलिसिस पाथवे में बताऊंगा मैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कहां से कॉमन पाथवे उन दोनों का स्टार्ट होता है। तो वो दोनों भी ग्लूकोज या फ्रुक्टोज दोनों भी ग्लाइकोलिसिस में जा सकते हैं। जैसे कि हम अगर बेटा सेकंड बात करते हैं स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। ओके, प्लांट्स के अंदर जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट। स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट कौन सा होता है बेटा, तो वो होता है स्टार्च। अगर समझो प्लांट के पास स्टार्च अवेलेबल है और ग्लाइकोलिसिस के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है तो वो स्टार्च से डिराइव किया जाता है। जैसे कि हम अगर रिएक्शन को यहाँ पे लिख सकते हैं, प्लांट के अंदर समझिए स्टार्च अवेलेबल है तो बेटा पहले स्टार्च के ऊपर एक एंजाइम की एक्शन होगी, उसका नाम है अमाइलेज। अमाइलेज स्टार्च के ऊपर एक्ट होता है और वहां से माल्टोज तैयार होता है जो कि एक डाइसैकेराइड है। माल्टोज के ऊपर फिर एक एंजाइम एक्ट होता है जिसका नाम है माल्टेज, और माल्टोज के ऊपर एक्ट होने के बाद यहाँ पे तैयार होता है ग्लूकोज के 2 यूनिट। और ये जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज आगे ग्लाइकोलिसिस में हम इसे यूज कर सकते हैं बेटा, ग्लाइकोलिसिस में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से बुक में मेंशन किया है कि अगर प्लांट के पास ग्लूकोज या फ्रुक्टोज अवेलेबल नहीं है, अगर प्लांट के पास सुक्रोज अवेलेबल है तो उससे हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज तैयार करना पड़ेगा, और प्लांट के पास स्टार्च अवेलेबल है तो उससे हमें पहले ग्लूकोज और फ्रुक्टोज तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद दोनों भी ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट इसके बाद हम ग्लाइकोलिसिस को स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलिसिस पाथवे को हमने पूरा ड्रॉ किया है
और उसी को हम यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बेटा आपके बोर्ड के ऊपर यहाँ पे आपको ग्लाइकोलिसिस पाथवे दिखता होगा। ग्लाइकोलिसिस में बेटा टोटल 10 स्टेप है, आपकी 100% कंसेप्ट क्लियर होगी अगले 10 मिनट में। ओके, तो ग्लाइकोलिसिस हम स्टार्ट करेंगे बेटा। रिस्पिरेशन का अगर हम इक्वेशन देखेंगे बेटा, तो एक ग्लूकोज से 38 एटीपी का प्रोडक्शन होना चाहिए एरोबिक रिस्पिरेशन में। तो हम ग्लाइकोलिसिस से स्टार्ट करेंगे और ईटीएस तक जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक। वहां तक आपको पूरा 38 एटीपी का कैलकुलेशन आना चाहिए। ओके, इसीलिए हर लेक्चर को देखना पड़ेगा। 38 एटीपी कैसे जनरेट होते हैं, 6 CO2 कहां से बाहर निकलते, 6 H2 कैसे बाहर निकलते, पूरे एरोबिक रिस्पिरेशन के इक्वेशन को बेटा हम यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का अगर पाथवे बताऊं, तो बेटा पहले हम ग्लाइकोलिसिस के एक बार पाथवे को अच्छे से देखते हैं। मेरे साथ आपको फोकस करना है, मेरे साथ बोर्ड के ऊपर। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, 3-PGAL और DHAP, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। बेटा पहली जो 5 स्टेप है, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ नाम बता रहा हूं अभी। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, 3-PGAL एंड DHAP। नेक्स्ट, 3-PGAL से बेटा आगे तैयार होता है 1,3 डाई-PGA, 3-PGA, 2-PGA, PEPA एंड पायरुविक एसिड। ओके बेटा, आगे दो मॉलिक्यूल है, इन सब के दो मॉलिक्यूल है, इसीलिए सबके आगे 2 नंबर आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट, तो फाइनली जब हम एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं, तो बेटा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड यहाँ पे तैयार होता है, ये हमें बोर्ड के ऊपर दिखता है। ओके, अगर मैं इस साइकिल को थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं बेटा, अच्छे से ध्यान देना है। मेरे पास ग्लूकोज है बेटा, ग्लूकोज का हम फॉस्फोरिलेशन करेंगे, इसी वजह से यहाँ पे स्टेप नंबर फॉस्फोरिलेशन फर्स्ट है। ग्लूकोज को फॉस्फोरिलेशन करेंगे, लेकिन ग्लूकोज को जो हम फॉस्फोरस दे रहे हैं वो एटीपी का निकाल के इसे दे रहे हैं। तो ग्लूकोज को जब हम फॉस्फोरस देंगे तो यहाँ पे तैयार हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे जो फॉस्फेट ऐड हुआ है बेटा वो एटीपी से लिया है, और एटीपी जब इसे फॉस्फोरस देगा तो वहां पे नीचे एडीपी रह जाएगा। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट है इसके पास। जब एक फॉस्फेट इसे देगा तो यहाँ पे एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट खाली रहेगा। नेक्स्ट, इस स्टेप को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्शन करने के लिए बेटा एक एंजाइम होता है, वो होता है हेक्सोकाइनेज। ये बेटा इस पूरे प्रोसेस को हम फॉस्फोरिलेशन फर्स्ट बोल सकते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हम फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट तैयार करते हैं। बेटा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। एक दूसरे का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक दूसरे के आइसोमर है, इसीलिए बेटा सेकंड स्टेप आइसोमराइजेशन है और एंजाइम आइसोमरेज है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में बेटा और एक फॉस्फोरस ऐड करेंगे और यहां पे तैयार करेंगे फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। बेटा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का मतलब यही है कि फ्रुक्टोज के 6 नंबर के कार्बन के ऊपर फॉस्फोरस अटैच है, और फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का मतलब है बेटा फ्रुक्टोज के 1 नंबर और 6 नंबर के कार्बन के ऊपर यहाँ पे 2 फॉस्फेट है। बेटा मतलब 1 नंबर के कार्बन के ऊपर हमने एटीपी से फॉस्फोरस निकाला और यहाँ पे ज्वाइन किया, इसकी वजह से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में हुआ। बेटा यहाँ पे जो एंजाइम है वो एंजाइम है काइनेज। ओके, तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में हुआ। यहाँ पे हमने सबस्ट्रेट का फॉस्फोरिलेशन किया है, इसका एक फॉस्फोरस फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट को दिया है बेटा, इसीलिए इस स्टेप को हम बोलेंगे फॉस्फोरिलेशन सेकंड। नेक्स्ट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बेटा फ्रुक्टोज 6 कार्बन कंपाउंड है, इसका ब्रेकडाउन होता है, उस स्टेप को हम बेटा क्लीवेज बोलते हैं, और क्लीवेज करने के लिए एंजाइम चाहिए अल्डोलेज। जब भी फ्रुक्टोज 6 कार्बन कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है तो बेटा 3 कार्बन के 2 कंपाउंड तैयार होते हैं, एक होता है 3-PGAL एंड दूसरा होता है DHAP।
ये दो कंपाउंड यहाँ पे तैयार होते हैं 3PGL 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, एल मतलब बेटा अल्डिहाइड है, और DHAP का फुल फॉर्म है बेटा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, आपको लिख के लेना है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यानी 4 नंबर की स्टेप जो क्लीवेज है, क्लीवेज को कैटालाइज करता है एंजाइम अल्डोलेज, और फ्रुक्टोज से दो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है 3PGAL एंड DHAP। ओके, 5 नंबर की स्टेप है बेटा DHAP जो है एंड 3PGL एक दूसरे के अगेन आइसोमर है बेटा। आइसोमर का मतलब है इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 3 कार्बन के दोनों भी है। यहाँ पे जो DHAP है बेटा इसका कन्वर्शन 3PGL में होता है, तो 3PGL का पहला एक मॉलिक्यूल, और जब DHAP को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 3PGAL के बेटा 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। यस, 3PGL, हम DHAP को 3PGAL में कन्वर्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के आइसोमर है बेटा, इसीलिए 5 नंबर की स्टेप है आइसोमराइजेशन और एंजाइम है आइसोमरेज। तो यहाँ पे फाइनली हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGAL मिल चुके हैं। अगर 3 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGAL का बेटा हम स्टेप नंबर 6 में ऑक्सीडेशन करेंगे। यस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो पीछे वाले स्लाइड पे था 3PGAL के 2 मॉलिक्यूल, बेटा यहाँ से सब 2 मॉलिक्यूल होंगे आगे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स 3PGAL के कैसे तैयार हुए बेटा, एक तो वो ब्रेकडाउन के समय तैयार हुआ था और दूसरा DHAP को हमने उसमें कन्वर्ट किया, इसीलिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGAL हमारे पास अवेलेबल थे। अभी हम 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGAL का बेटा हम ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोरिलेशन करेंगे। उसका ऑक्सीडेशन करने के बाद बेटा यहाँ पे हमें तैयार होते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-डाई-PGA, 1,3-डाई-PGA यहाँ पे तैयार होते हैं बेटा। ऑक्सीडेशन का मतलब है बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हम 3PGAL से, अगर मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGAL यहाँ पे लिखता हूं जो हमारा पिछले स्लाइड पर था। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGAL बेटा इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब है बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन हम रिमूव करेंगे तो ये हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, और जो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है वो NAD के साथ कंबाइन होके बेटा यहाँ पे यस 2NADH2 तैयार हो रहा है। 2NADH2 मतलब बेटा इससे हमें 6 ATP का प्रोडक्शन होगा। एक NADH2 हमें 3 ATP देता है, यहाँ पे 2 NADH2 तैयार हुए तो इनसे हमें 6 ATP तैयार मिलेंगे ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। डायरेक्टली ATP इससे डिराइव नहीं होगी, इसका हमें फिर ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, वहां पर हमें H से ATP जनरेट होंगे। तो बेटा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGAL का हमने क्या किया है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन किया है, ऑक्सीडेशन और उसका फॉस्फोरिलेशन भी किया है, क्योंकि ग्लिसराल्डिहाइड के 3 नंबर के कार्बन पे फॉस्फोरस है। यहाँ पे हम अगर ऑक्सीडेशन के बाद ग्लिसरिक एसिड तैयार हो जाएगा, और ऐसा ग्लिसरिक एसिड जिसके 1 नंबर के और 3 नंबर के कार्बन पे फॉस्फोरस है, मतलब इस कंपाउंड से एक फॉस्फोरस या इस कंपाउंड में ज्यादा है, और वो फॉस्फोरस कौन प्रोवाइड करता है, तो बेटा यहाँ पे एक इनऑर्गेनिक एसिड है फॉस्फोरिक एसिड, वो यहाँ पे फॉस्फोरस देता है। बेटा हमने इससे पहले भी फॉस्फोरिलेशन देखा था, लेकिन वहां पे जो फॉस्फोरस, यहाँ पे जो फॉस्फोरस ऐड हो रहा था बेटा, तो वो फॉस्फोरस ATP दे रहा था। जैसे कि हम अगर ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे तो ग्लाइकोलिसिस में बेटा यहाँ पे ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पे ATP ने फॉस्फोरस दिया था, और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, यहाँ पे भी ATP ने फॉस्फोरस दिया था। यानी बेटा ग्लाइकोलिसिस ने अभी तक हमारी 2 ATP को खर्च किया है, उसने अभी तक एनर्जी नहीं दिया, 2 ATP को यूज किया है। नेक्स्ट बेटा अगर हम 6 नंबर की स्टेप ऑक्सीडेशन और फॉस्फोरिलेशन को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGAL कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-डाई-PGA, ये हमारी ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोरिलेशन स्टेप है, और उस स्टेप को कैटालाइज करने के लिए हमें एंजाइम चाहिए, कौन सा बेटा, डीहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम चाहिए, डीहाइड्रोजिनेज। बेटा यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जहां पर भी ATP तैयार होती है या यूज होती है वहां पर एंजाइम होता है बेटा काइनेज, और जहां पर भी ऑक्सीडेशन होता है या
NADH2 और FADH2 का फॉर्मेशन होता है, वहां पे एंजाइम होता है बेटा डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम होता है? डिहाइड्रोजिनेज। ये आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट बेटा ऑक्सीडेशन होने के बाद यहाँ पे तैयार होता है 1,3-डाई-PGA। 1,3-डाई-PGA का बेटा फिर एक नंबर का जो फॉस्फोरस है इस कंपाउंड में, एक नंबर के कार्बन के ऊपर जो फॉस्फोरस है उसे बेटा हम बाहर निकालेंगे और यहाँ पे एडीपी के साथ जोड़ेंगे और यहाँ से एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे। एडीपी मतलब है बेटा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यहाँ से हम तैयार करेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 2 मॉलिक्यूल है इसीलिए यहाँ पे आपको 2 एटीपी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे एंजाइम है बेटा काइनेज। यहाँ पे कौन सा एंजाइम है बेटा? काइनेज। जहां पर भी एटीपी तैयार होती है वहां पे एंजाइम होता है काइनेज, और इस स्टेप को बोलेंगे बेटा एटीपी जनरेशन फर्स्ट या डीफॉस्फोरिलेशन। बेटा यहाँ पे हमने सबस्ट्रेट का डीफॉस्फोरिलेशन किया है, मतलब 1,3-डाई-PGA से हमने फास्फोरस को बाहर निकाला, वो एडीपी के साथ ज्वाइन किया और यहां से तैयार हो जाएगा बेटा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। नेक्स्ट 7 नंबर की स्टेप। 8 नंबर की जो स्टेप है बेटा 3-PGA कन्वर्टेड इनटू 2-PGA। यहाँ पे बेटा ये दोनों अगेन एक दूसरे के आइसोमर है, या इसका मतलब है ये जो स्टेप होगी वो होगी आइसोमराइजेशन, और उस कैटेगरी का जो एंजाइम है बेटा वो है म्यूटेज। ओके, कौन सा एंजाइम है बेटा? म्यूटेज। अगेन 2-PGA कन्वर्टेड इनटू PEPA। बेटा इस स्टेप में हम वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर, इसी हम डिहाइड्रेशन बोल सकते हैं, और डिहाइड्रेशन स्टेप को कैटालाइज किया है बेटा इनोलेज एंजाइम में। और फाइनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PEPA फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, ऐसा पायरुविक एसिड जिसके पास फॉस्फोरस है बेटा, या इसी स्टेप में हम इस सबस्ट्रेट से फॉस्फोरस निकालेंगे, एडीपी के साथ जोड़ेंगे और यहाँ पे 2 एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PEPA फाइनली कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। बेटा जो वाटर मॉलिक्यूल हमने इस डिहाइड्रेशन स्टेप में बाहर निकाले थे, उस मॉलिक्यूल को हम लास्ट 10 नंबर के स्टेप में यूज करेंगे बेटा। S2H2O को यूज किया है और एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए यहाँ पे एंजाइम है बेटा काइनेज, और जो एटीपी तैयार होता है इसीलिए इस स्टेप का नाम होगा बेटा एटीपी जनरेशन सेकंड या डीफॉस्फोरिलेशन, सबस्ट्रेट का डीफॉस्फोरिलेशन। तो बेटा इस तरह से 10 ग्लाइकोलिसिस में टोटल स्टेप अवेलेबल है। चलो बेटा अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो बेटा डायरेक्ट एटीपी कहां पे तैयार हुआ है? तो बेटा 7 नंबर की स्टेप में 2 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है, और 10 नंबर के स्टेप में 2 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है। 6 नंबर स्टेप में बेटा 2 NADH2 का फॉर्मेशन हुआ है। 2 NADH2 यहाँ पे हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन जब हम इनका ETS में ऑक्सीडेशन करेंगे तो 2 NADH2 से हमें 6 एटीपी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो टोटल बेटा यहाँ पे अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे तो ग्लाइकोलिसिस में बेटा ये 2 एटीपी और यहां से हम 6 एटीपी डिराइव करेंगे, मतलब ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 एटीपी का फॉर्मेशन हो सकता है थ्रू ETS को पकड़ के। ओके, अगर डायरेक्ट हम बात करते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी का प्रोडक्शन होगा, तो बेटा 4 एटीपी डायरेक्टली प्रोड्यूस हो सकते हैं। 4 एटीपी में से बेटा हमने 4 एटीपी में से 2 एटीपी को हमने यूज किया है स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 3 को, तो 4 में से अगर हम 2 माइनस करते तो बेटा नेट गेन एटीपी जो है ग्लाइकोलिसिस का वो 2 एटीपी होता है। समझ में आ रहा है बेटा? अगर कोई पूछता है डायरेक्ट एटीपी कितने प्रोड्यूस होते हैं तो बेटा 4, नेट गेन एटीपी पूछता है तो 2। अगर हम टोटल एटीपी की बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस अलोंग विथ ETS तो बेटा 10 एटीपी का प्रोडक्शन होगा। 2 NADH2 और 4 एटीपी, 2 NADH2 से 6 एटीपी का प्रोडक्शन होगा और 4 एटीपी मतलब 10, उससे हम 2 माइनस करेंगे तो बेटा 8 नेट गेन एटीपी होगा ग्लाइकोलिसिस का थ्रू ETS। जब बेटा सेंटेंस के साथ ETS को मेंशन किया होता है तो 8, 10 टोटल और नेट गेन 8, और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस की जब बात करते हैं तो टोटल 4 एटीपी का प्रोडक्शन होगा और नेट गेन 2 एटीपी का प्रोडक्शन होगा, ये हमें पता होना चाहिए। चलो बेटा हम एक बार टोटल 10 स्टेप को रिवाइज करते हैं। फर्स्ट बेटा ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, 3-PGAL एंड DHAP, 1,3-डाई-PGA, 3-PGA, 2-PGA, PEPA और पायरुविक एसिड। ये हमारे टोटल 10 कंपाउंड है। यस, फर्स्ट स्टेप कौन सी है बेटा? फॉस्फोरिलेशन 1, सेकंड कौन सी है? आइसोमराइजेशन, थर्ड कौन सी है बेटा? फॉस्फोरिलेशन सेकंड, फोर्थ क्लीवेज, फिफ्थ अगेन आइसोमराइजेशन, 6 कौन सी है बेटा? ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोरिलेशन, 7 नंबर की है बेटा
एटीपी जनरेशन डीफॉस्फोरिलेशन, 8 नंबर की है बेटा आइसोमराइजेशन, 9 नंबर की है बेटा डिहाइड्रेशन और 10 नंबर की है बेटा फॉर एटीपी जनरेशन सेकंड या डीफॉस्फोरिलेशन बोल सकते हैं। ओके, जहां पर भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है और यूज होती है एटीपी, वहां पे काइनेज एंजाइम होता है बेटा, और जहां पे ऑक्सीडेशन होता है NADH2 और FADH2 का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है। ये हमें पता होना चाहिए। हर स्टेप को हमने डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो इसके ऊपर कुछ हम की पॉइंट्स को लिखते हैं, आगे देखते। की पॉइंट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस को बेटा हम अभी डिस्कस करते हैं। जो अभी हमने साइकिल में देखा था इंफॉर्मेशन को, वही इंफॉर्मेशन को कुछ 8-10 पॉइंट में यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। तो टोटल एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस बेटा, अगर टोटल एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस सिर्फ ग्लाइकोलिसिस को पूछा है तो इसके लिए बेटा इसका आंसर होगा 4 एटीपी। नेक्स्ट, नेट गेन एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस बेटा, 4 एटीपी तैयार हो रहे हैं डायरेक्टली। जब भी डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन होता है उसे हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं बेटा। तो 4 एटीपी का प्रोडक्शन हुआ, उसमें से हमने 2 एटीपी को यूज किया स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 3 में, इसीलिए बेटा नेट गेन एटीपी जो है तो वो हमारा 2 एटीपी होगा। 4 में से 2 को यूज किया। टोटल एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस थ्रू ईटीएस, टोटल एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस थ्रू ईटीएस, यानी ईटीएस को पकड़ के टोटल एटीपी का प्रोडक्शन कितना होगा बेटा, तो 10 एटीपी का प्रोडक्शन होगा। 10 एटीपी कैसे बेटा, 2 NADH2 का प्रोडक्शन हुआ था, वहां से हम 6 एटीपी को जनरेट करेंगे और स्टेप नंबर 7 में 2 एटीपी और स्टेप नंबर 10 में 2 एटीपी, ये 4 और ईटीएस के द्वारा 6 एटीपी, ऐसा 10 एटीपी का कैलकुलेशन हमारा है। नेट गेन एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस थ्रू ईटीएस, यहाँ पे बेटा ईटीएस को मेंशन किया तो टोटल एटीपी का प्रोडक्शन 10 हुआ था, उसमें से 2 एटीपी को हम यूज करेंगे स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 3 इसमें। तो बेटा नेट गेन एटीपी यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 8 एटीपी आ जाएगा। नेक्स्ट, 2 एटीपी यूज इन स्टेप नंबर 1 एंड 3, बेटा कितने एटीपी को यूज किया हमने, 2 एटीपी को यूज किया। कौन से स्टेप में बेटा, 1 और 3 नंबर के स्टेप में। 4 एटीपी 4 एटीपी प्रोड्यूस इन स्टेप नंबर, 4 एटीपी का प्रोडक्शन हुआ बेटा 7 नंबर के स्टेप में 2 एटीपी और 10 नंबर के स्टेप में 2 एटीपी का प्रोडक्शन हुआ था बेटा। नेक्स्ट, उसके बाद यहां पे ऑक्सीडेशन ऑकर्स, ऑक्सीडेशन वाली स्टेप कौन सी थी बेटा, ऑक्सीडेशन वाली जो स्टेप थी ग्लाइकोलिसिस में तो वो थी बेटा स्टेप नंबर 6, जो 3PgAl का कन्वर्शन बेटा 1,3-डाई-PGA में हो रहा था। यहाँ पे 2 NADH2 का प्रोडक्शन होता है बेटा, 2 NADH2 प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलिसिस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PgAl2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-डाई-PGA, इन दोनों के बीच में ये प्रोडक्शन होता है बेटा। क्लीवेज स्टेप जो है, क्लीवेज स्टेप कितने नंबर की स्टेप थी बेटा, 4 नंबर की जो स्टेप थी क्लीवेज स्टेप। कैटालाइज बाय कौन कैटालाइज करता है, तो इसे कैटालाइज करता है बेटा अल्डोलेज नाम का एंजाइम। क्लीवेज स्टेप कैटालाइज बाय अल्डोलेज एंजाइम, 4 नंबर की जो स्टेप है उसे कैटालाइज करता है अल्डोलेज एंजाइम। ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट स्टेप, PYQ है बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे नीट का। तो PYQ जो ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो ग्लाइकोलिसिस की फर्स्ट स्टेप है बेटा, उसे कौन कैटालाइज करता है, तो उसे कैटालाइज करता है एंजाइम हेक्सोकाइनेज, ये हमें पता होना चाहिए। और डिहाइड्रेशन स्टेप कितने नंबर की बेटा, 9 नंबर की जो डिहाइड्रेशन स्टेप है उसे कौन कैटालाइज करता है बेटा, तो इनोलेज कैटालाइज करता है। कौन कैटालाइज करता है बेटा, इनोलेज कैटालाइज करता है, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा, ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या पढ़ा, तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन हमने देखा और पार्शियल ऑक्सीडेशन करने के बाद हमें फाइनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड तैयार होते हैं। उसी के साथ यहाँ पे 8 एटीपी का जनरेशन होता है। 8 एटीपी बेटा मैं फिर से आपको एक बार बताता हूं, 8 एटीपी का कैलकुलेशन। यस, डायरेक्ट एटीपी कितने तैयार होते हैं बेटा, 4, उसमें से 2 यूज करते हैं तो नेट गेन एटीपी 2 रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, ये भी PYQ है बेटा। ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन एटीपी कितना है, तो 2 एटीपी इसका आंसर दिया था बेटा। ग्लाइकोलिसिस को प्लस एटीएस को मेंशन किया है तो बेटा टोटल एटीपी 10 आ जाएंगे और नेट गेन एटीपी 8 आ जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी तरह से हमने ग्लाइकोलिसिस को यहाँ पे कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है वहां से उसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट करेंगे और लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल को बेटा यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।